नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संविधान सभा के गठन पर चर्चा की थी। आज मैं भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करूंगा कि भारतीय संविधान की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करता हूं, तो इससे हमारा तात्पर्य है कि आखिर संविधान में वे कौन सी खूबियाँ या विशेषताएं हैं जिन खूबियों या विशेषताओं के कारण यह विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से अलग अपनी पहचान को निर्मित करता है या फिर अपनी अलग पहचान बनाता है। तो भारतीय संविधान की पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। अब इसकी विशालता का क्या कारण है कि हमारा संविधान इतना लंबा हो गया है। तो इसका पहला महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो संविधान है वह संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है तथा दोनों संघ एवं राज्य जो हैं वह अपनी शक्तियां एक ही संविधान से प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत यदि हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो यहाँ संघ एवं राज्यों के लिए अलग अलग संविधान हैं। संविधान की विशालता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधानों का ज्यों का त्यों ही संविधान में शामिल कर लिया जाना, जैसे प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना या संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना करना, जैसे आरबीआई, सीएजी, कैग या फिर इलेक्शन कमीशन आदि। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि विभिन्न देशों के संविधान से प्राप्त अनुभवों का इसमें समाहित होना। तो देखें, हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया एवं अध्ययन करने के उपरांत उसमें जो अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों को उठाकर हमारे संविधान में उसको समाहित कर दिया गया। संविधान की विशालता का चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि संविधान में मौलिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार का विस्तार से चर्चा किया जाना और इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाना। देखें तो इस संदर्भ में हमारा संविधान जो है एक अनोखा संविधान है और यह पहला संविधान है जिसमें नागरिक के अधिकारों के साथ साथ उसकी सीमाओं का भी निर्धारण किया गया है कि एक नागरिक के क्या क्या अधिकार होने चाहिए और उनकी क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए। यदि हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो यहाँ नागरिक अधिकारों की जो सीमाएं हैं वह न्यायालयों पर छोड़ दी गई हैं कि वही तय करेंगे कि एक नागरिक को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या नहीं। पांचवा जो है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों का संविधान में विस्तार से चर्चा तथा इसे न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय बनाना। अप्रवर्तनीय से हमारा तात्पर्य है वाद योग्य नहीं होना। देखें, जिस प्रकार हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं, ठीक इसके विपरीत यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोई प्रावधान यदि राज्य के द्वारा लागू नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य के पास अधिक अधिकार है और यह उस पर छोड़ दिया गया है कि वह समय समय पर और ज़रूरत के हिसाब से उससे संबंधित कानून वह बना सकते हैं। हालांकि देखें कि वर्तमान समय में न्यायालय के नज़र में दोनों का महत्व बढ़ गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हाल के दिनों में देखने को मिलता है और ख़ास करके CAA और NRC के ये कानून के खिलाफ जो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया था और उस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया गया, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक गाइडलाइंस आता है जिसमें यह कहा जाता है कि लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं या फिर हानि पहुंचाएं। देखें, संविधान का लंबा एवं लिखित होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि भारत में एक से अधिक भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय के साथ साथ भारत की भौगोलिक विविधता तथा परस्पर विरोधी हित समूहों के बीच निरंतर टकराव की स्थिति का विद्यमान रहना। यही कारण है कि भारत का संविधान इतना लंबा हो गया है। देखें कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 18 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका लचीलापन होना। देखें कि भारतीय संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करना इतना भी आसान नहीं है। यही कारण है कि भारतीय संविधान जो है ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला। और दूसरा है कि भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है। और जब हम जीवंतता की बात करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य है कि हमारा जो संविधान है वह समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में समर्थ है। यही कारण है कि संविधान में 70 वर्षों में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर इसी के समानांतर अगर रसिया के संविधान की हम बात करें तो 74 वर्षों में वहाँ जो है 3 बार संविधान में बदलाव किया गया है। इसी प्रकार यदि हम पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के संविधान की बात करें तो यहाँ भी संविधान में जो है वह बदलाव किया गया है। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण है विशेषता है वह है भारतीय संविधान का परिसंघीय स्वरूप। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघीय है और न ही एकात्मक है, बल्कि सामान्य स्थिति में यह परिसंघीय स्वरूप धारण करता है तो विशेष परिस्थिति में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय भी
कहा जाता है। इसके समानांतर यदि हम अमेरिकी और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं की बात करें तो अमेरिकी संविधान का जो स्वरूप है वह अगर परिसंघीय है तो ब्रिटेन का एकात्मक, और एकात्मक में जो है सबसे बड़ा गुण यह होता है कि इसमें संपूर्ण शक्तियां जो हैं वह केंद्र में निहित होती हैं, जबकि परिसंघीय में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियां जो हैं वह विभाजित होती हैं, और यह जो विभाजन है वह संघ एवं राज्यों के बीच समझौते पर आधारित होती है। यही कारण है कि अमेरिका का जो संविधान है वह कठोर है। और यदि हम भारतीय संविधान की परिसंघीयता की बात करें तो भारत का जो संविधान है न तो पूर्ण रूप से संघीय है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, यही भारत का जो परिसंघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अब आगे है भारतीय संविधान में परिसंघीयता के लक्षण। तो पहला लक्षण क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता। पहला लक्षण क्या हो गया? संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा लक्षण है लिखित संविधान का होना। तीसरा लक्षण है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चौथा कारण है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब हम ये एकात्मकता के लक्षण की बात करते हैं। तो एकात्मकता का जो लक्षण संविधान में विद्यमान है, पहला है कि एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान, और चौथा है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। संविधान की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय गणतंत्र की संकल्पना। देखें कि भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया, लेकिन सीमाओं के साथ। यहाँ सीमाओं से हमारा तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान का स्वरूप जहाँ एकात्मक और परिसंघीय दोनों है, वहीं ब्रिटेन का संविधान जो है वह पूर्ण रूप से एकात्मक है। दूसरा है कि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह वंशानुगत होते हैं, वहीं भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह निर्वाचित। तीसरी सीमा जो है वह है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, वहीं ब्रिटेन एक राजतंत्र है। यदि हम अमेरिका से भारत की तुलना करें तो अमेरिका में जहां राष्ट्रपतीय प्रणाली है और समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वह वास्तविक रूप से वह राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि भारत का राष्ट्रपति भी जो है वह कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, लेकिन वह औपचारिक या नाम मात्र का होता है। वह मंत्री परिषद के सलाह पर ही कोई निर्णय ले सकता है तथा मंत्री परिषद जो है सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और हम जानते हैं कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष या हेड होते हैं वे कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है कि कार्यपालिका की जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। और आगे है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। मतलब अगर कार्यपालिका ऐसा कोई काम करता है या ऐसा कोई नियम बना देता है तो उसे जो है जाकर उसे जो है वह विधायिका में उसे जवाब देना होता है। उससे प्रश्न जो विपक्ष के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों का उसे जवाब देना होता है। अब छठी महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की, वह है संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। तो देखें कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के विपरीत भारतीय संसद जो है वह संप्रभु नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें सरकार के अंगों की शक्तियां एवं सीमाएं निर्धारित होती हैं। दूसरा है कि न्यायपालिका के पास संसद द्वारा बनाए गए विधि का पुनरीक्षण का अधिकार होता है। तीसरा है कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना गया है। उसे संविधान के निर्वचन की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है कि भारत का जो संविधान है वह ब्रिटिश संसद की प्रभुता एवं अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक प्रकार से जो है वह समन्वय स्थापित करने का काम करता है। मतलब इस भारतीय संविधान में जो है उसमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। संविधान की 7वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार। देखें, भारतीय संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की घोषणा की गई है। वह नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ जो है एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है और सभी के मतों का मूल्य समान है। सभी के मतों का मूल्य समान से तात्पर्य है कि यहाँ जो है स्टेटस के हिसाब से मतों का मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। 8वीं विशेषता है मौलिक अधिकार। देखें कि संविधान के भाग 3 में 6 मूलाधिकारों की बात की गई है। स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा का अधिकार या फिर जीवन जीने का अधिकार आदि। आगे है यह न्यायालय में वाद योग्य है। इससे तात्पर्य है, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी, कि मान लें सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है जिससे नागरिक का जो है मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट जो है वह सीमित या मर्यादित होती है, तो उस स्थिति में वह नागरिक जो है, वह व्यक्ति जो है, वह सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है कि हमारा जो है मौलिक अधिकार वह उल्लंघन हो रहा है, कृपया आप उसकी रक्षा करें। आगे है यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने का काम भी करता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी। संविधान की 9वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी चर्चा मैंने पहले भी किया है, एक बार फिर देख लें कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। दूसरा है कि संघ एवं राज्यों के सामने यह उन आदर्शों को प्रस्तुत करता है जिन्हें राज्यों को प्राप्त करना है, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय। अब 10वां है मौलिक कर्तव्य। तो इसे जो है संविधान में
42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संविधान में पहले कुल 10 मूल कर्तव्य की चर्चा की गई थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यह एक व्यक्ति होने के नाते उसके दायित्वों का बोध भी कराता है। कौन? तो मौलिक कर्तव्य। संविधान की अगली विशेषता है शक्ति पृथकता का सिद्धांत। जैसे कि सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ साथ शक्ति का संतुलन भी स्थापित करता है। एक बार और सुन लें। सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ ही शक्ति संतुलन भी स्थापित करने का काम करता है। कौन? संविधान। दूसरा है कि सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो संविधान है। तीनों जो हैं अपनी शक्तियां जो हैं वह संविधान से ही प्राप्त करते हैं। चौथा, ये 12वां जो संविधान की विशेषता है वह है मानवाधिकार की संकल्पना। तो देखें कि मूल संविधान में मानवाधिकार की स्पष्ट रूप से कहीं भी चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन परोक्ष रूप से देखें तो मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, अभी तक हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्लासेज में मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करूँगा। आप सभी को हमसे और मेरे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।